सभी को नमस्कार। हिस्टोरियोग्राफी की आज की क्लास के अपने इतिहासकार या अपना टॉपिक है रांके और वैज्ञानिक इतिहास। रांके जर्मनी के इतिहासकार थे और रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक भी माना जाता है। तथ्यों पर यानी प्रारंभिक स्रोतों पर आधारित इतिहास लेखन का जनक माना जाता है, आधुनिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है और इन्हें मनोवैज्ञानिक सॉरी अनुभवात्मक इतिहास लेखन का भी जनक माना जाता है। रांके का इन्फ्लुएंस मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पर इतना ज़्यादा है कि इन्हें आधुनिक इतिहास का कोलंबस भी कहा जाता है। रांके नेबुर को अपना गुरु मानते थे। डेनमार्क के प्रसिद्ध हिस्टोरियोग्राफी के विद्वान थे बार्थोल्ड नेबुर, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ रोम नाम से 2 वॉल्यूम में एक किताब भी लिखी थी और जो कि रांके के साथ जिनको बर्लिन क्रांति इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति का जनक भी माना जाता है, उन नेबुर को ये अपना गुरु मानते थे। इसके अलावा थ्यूसिडाइडीज को भी अपना गुरु मानते थे। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ या 2-3 सेंटेंसेज में ज़्यादा से ज़्यादा कि रांके के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये है: आधुनिक इतिहास के कोलंबस कौन है? रांके। आधुनिक इतिहास लेखन के जनक कौन है? रांके। वैज्ञानिक इतिहास लेखक के जनक कौन है? रांके। और तथ्यों पर सबसे ज़्यादा बल किन्होंने दिया प्रारंभ में? रांके अपने। क्योंकि भारतीय इतिहास लेखन में भी फिर जदुनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार, इन्होंने रांके की परंपरा परंपरा को ही अपनाया। और इतिहास का इनका एक प्रसिद्ध कोटेशन है: इतिहासकार का कर्तव्य है कि जैसा था वैसा दिखा दे। ये किसने कहा है? रांके ने। बस क्वेश्चन तो इनमें से आ जाते हैं। अब इतना शॉर्ट में अब इस टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते, वरना आप कहोगे कि क्लास शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में भी विश्लेषण करेंगे कि कुछ बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई वाइड क्वेश्चन आ जाए, हालांकि जो मैंने बताया है अब तक क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कुछ 5-4 किताबों के नाम अपने को याद रखने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंसेप्ट को समझते हुए 15-20 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। रांके और वैज्ञानिक इतिहास। हालांकि इसका नाम रैंक भी लिखा आता है कई जगह, वैज्ञानिक इतिहास। अगर इनका जीवन काल देखा जाए तो 1795 से 1886 तक के इनका जीवन काल था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जन्म जर्मनी में हुआ है। ये इनकी बैकग्राउंड से रिलेटेड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जिसके ऊपर सामान्यतः क्वेश्चन से वैसे नहीं आते हैं। ये इनके कुछ फ्रेजेज इनके लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे इतिहास के कोलंबस। इतिहास के कोलंबस इनको कहा जाता है। दूसरा, प्रारंभिक स्रोतों पर आधारित। स्रोतों पर आधारित इतिहास लेखन की शुरुआत। तो प्रारंभिक स्रोत और तथ्यों पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। तीसरा, तथ्यों पर अत्यधिक बल। अत्यधिक बल। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि ये तथ्यों पर बल देते हैं, व्याख्या पर नहीं देते। इसलिए ई.एच. कार इनकी आलोचना भी करते हैं। ई.एच. कार कहते हैं कि तथ्य भाई साहब समय के साथ हर सोसाइटी में हर समय काल के साथ उनकी व्याख्या के साथ उन तथ्यों की पूरी कंसेप्ट भी बदल जाती है। तथ्यों की ही अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। इसलिए फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर तथ्यों पर अत्यधिक इन्होंने बल दिया है। इसके अलावा ये वैज्ञानिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक इतिहास के
जनक है। इसके अलावा ये अनुभवात्मक इतिहास लेखन के जनक भी माने जाते हैं। अनुभवात्मक इतिहास लेखन के जनक, अनुभवात्मक इतिहास लेखन के ये जनक माने जाते हैं। आधुनिक इतिहास लेखन के जनक, ये भी लिख सकते हो आप, आधुनिक इतिहास लेखन के जनक। तो ये सारे जैसे भी नाम आए, तो इनमें सबका एक ही आंसर होगा, रांके, इतिहास लेखन के जनक। अब रांके की जो बेसिक जो शैली है, वो तथ्यों पर अत्यधिक बल देने से रिलेटेड रही है। प्रारंभिक स्रोतों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। रांके और इनके जो इनको नेबुर, जिनको अपना ये गुरु मानते थे, इनको इतिहास लेखन की बर्लिन क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो नेबुर जो डेनमार्क के लेखक थे, ये इनका पूरा नाम था बार्थोल्ड नेबुर। नेबुर को और रांके को इतिहास लेखन की बर्लिन क्रांति का जनक कहा जाता है। नेबुर व रांके इतिहास की, इतिहास के मतलब इसका तात्पर्य है इतिहास लेखन की बर्लिन क्रांति के जनक थे। और बर्लिन क्रांति बेसिकली है क्या? ये इतिहास लेखन की बर्लिन क्रांति है प्रारंभिक स्रोतों और तथ्यों पर आधारित, जिसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, उस पर आधारित इतिहास लेखन। जैसा मैंने बताया कि रांके तो तथ्यों को पूरी छानबीन करते ही थे। नेबुर का भी एक प्रसिद्ध कथन है कि कलम उठाने से पहले इतिहासकार को इस लायक बन जाना चाहिए, कि कलम उठाने से पहले इतिहासकार को इस लायक बन जाना चाहिए कि जब भगवान के सामने जाए तो वो ये न कहे, वो ये कह सके कि मैंने जानबूझकर कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा है, या ईमानदारी से छानबीन किए बिना ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो सच ना हो, या सच, यानी जो कुछ मैंने लिखा है वो पूरी तरह से छानबीन करके ही लिखा है। यानी कलम उठाने से पहले इतिहासकार को इस लायक बन जाना चाहिए कि भगवान के सामने जाए तो वो ये कह सके, कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि मैंने तथ्यों के साथ कोई तोड़ मरोड़ नहीं की है, मैंने तथ्यों को पूरा इन्वेस्टिगेशन करके ईमानदारी से छानबीन करके लिखा है, जानबूझकर ऐसा कोई डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स मैंने नहीं किया है। और ऐसी की ऐसी बात ही रांके कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में ईमानदार है या सावधान है, इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है, तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान होगा। यानी इतिहासकार अगर तथ्य के विषय में सावधान है, तथ्यों पर ज्यादा जोर दे रहा है, इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है, तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के बारे में सावधान होगा, ये रांके ने कहा है। तो बर्लिन क्रांति का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर? बर्लिन क्रांति से तात्पर्य है तथ्यों की, तथ्यों व उनकी खोजबीन, पड़ताल पर जोर। यही बात नेबुर कहता है कि इतिहासकार को ईश्वर के सामने जाने का मौका मिले तो वो कह सके कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो गलत हो, असत्य हो। और यहीं पर ये कहता है कि अगर रांके कहता है कि अगर इतिहासकार तथ्यों के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के विषय में सावधान रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज और आ जाती है रांके के इतिहास लेखन की जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें, कि ईश्वर की भूमिका, ईश्वर की का। अब ये जनाब आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थियोक्रेसी वाली चीज इनके इतिहास लेखन में आ जाती है। रंग के इतिहास को ईश्वरीय योजना की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं। इतिहास ईश्वरीय योजना की अभिव्यक्ति का माध्यम है।
अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो यहाँ पर रांके से संबंधित जब हम विश्लेषण करते हैं तो कई बार इन चीज़ों पे कि रांके तथ्यों पर अत्यधिक बल देते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी या भगवान वगैरह इस तरह की कोई चीज़ तो इसमें होगी, होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये इतिहास को क्या कहते हैं, चलते चलते ईश्वरीय योजना की अभिव्यक्ति का माध्यम भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो बर्लिन क्रांति के जनक है, ईश्वर की भूमिका को भी मानते हैं, और इतिहास का केंद्र ये राज्य या स्टेट को मानते हैं। रांके के अनुसार इतिहास का केंद्र राज्य है। हालांकि रांके व्यक्ति की भूमिका को भी महत्व देते हैं, व्यक्ति की भूमिका के साथ ईश्वर को भी कॉकटेल बना देते हैं। ये थोड़ी सी इनकी एक नेगेटिव या इनके इतिहास दर्शन की कमी भी मानी जा सकती है कि इतिहास का केंद्र राज्य है, और उनके अनुसार राज्य बेसिकली क्या है, आध्यात्मिक इकाई। स्टेट इज ए स्पिरिचुअल यूनिट, और इसका जो प्रमुख कार्य है मनुष्य को सभ्य बनाना है। राज्य आध्यात्मिक इकाई है, आध्यात्मिक इकाई है जिसका कार्य व्यक्ति को सभ्य बनाना है। राज्य आध्यात्मिक इकाई है और इसका मुख्य कार्य है व्यक्ति को सभ्य बनाना। तो डिविनिटी की तरफ, एक तथ्य से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ये स्विच हो रहे हैं। ये इनकी बेसिक कोर चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो रांके से संबंधित इन चीज़ों को याद रखना है। दूसरा, रांके के अगर जिनको रांके अपना गुरु मानते थे वो थ्यूसिडाइडीज, थ्यूसिडाइडीज, इसके अलावा फिच और नेबुर या नेबुर, फिच और नेबुर, ये इन तीनों को रांके अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, इनको रांके अपना गुरु मानते थे। अब रांके की इतिहास लेखन की जो मुख्य जो इतिहास जो रांके की पद्धति है, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो, और इनकी क्या कमियां रही हैं, इस पे हम या इसकी समालोचना, इस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में इनकी प्रमुख पुस्तकें। टॉपिक बड़ा छोटा सा है। तो रांके की जो पद्धति है, इसकी विशेषता, रांके की पद्धति की विशेषताएं। पहला, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि प्राथमिक स्रोतों पर ये बल देते हैं। प्राथमिक स्रोतों पर बल, इतिहास प्राथमिक स्रोत यानी तथ्यों पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। दूसरा है भूतकाल को उसकी शर्तों पर समझना, काल को उसकी शर्तों पर समझना। भूतकाल को उसकी शर्तों पर समझना। तो यहाँ पर भूतकाल को उसकी शर्तों पर समझने से रांके का जो अर्थ है या तात्पर्य है वो ये है कि रांके ये कहते हैं कि जो अतीत है, इतिहासकार का कार्य है अतीत जैसा था उसको बिल्कुल असल में क्या हुआ था उस रूप में ही उसको प्रस्तुत कर देना। यानी रांके जब कहते हैं कि कैसा जैसा था वैसा प्रस्तुत कर देना, तो यहाँ भूतकाल को उसकी शर्तों पर समझने का मतलब है जैसा था वैसा
प्रस्तुत कर देना, प्रस्तुत कर देना। यहाँ पे हालांकि इसकी आलोचना भी होती है कि अतीत को उसकी शर्तों पे नहीं समझा जाता है, बल्कि अतीत की बाद में इतिहास की भविष्य में प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन होने लगी कि जब कॉलिंगवुड कहते हैं कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, या अन्य विद्वान कहते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास में तथ्य से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो व्याख्या है। जब EH कार कहते हैं, जब वो कहते हैं कि तथ्य तो एक आम की गुठली की तरह है और उसके चारों ओर जो जूसी जो आवरण है वो उसकी व्याख्या है। तो यहाँ पर ये चीज बदलते समय के अनुसार अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि भूतकाल को उसकी शर्तों पे कैसे समझ सकते हैं, केवल तथ्य के आधार पर हम कैसे समझ सकते हैं। जब EH कार कहते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, समय की मांग के अनुसार तथ्यों की नई व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर रांके की पद्धति की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी मैं उसकी समालोचना वाली चीजें भी आपको बता रहा हूँ। तो रांके की पद्धति की जो तीसरी विशेषता है वो है वैज्ञानिक उपादान। वैज्ञानिक उपादान, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, इसीलिए इनको वैज्ञानिक इतिहास लेखन का, आधुनिक जो वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक भी माना जाता है। ये मूल स्रोतों पर, टिप्पणियों पर पूरा उसका एनालिसिस करते हैं, आलोचनात्मक उसकी वो एनालिसिस करके तथ्यों को फिर जांच पड़ताल करके फिर स्वीकार करते हैं। ये तो रांके की पद्धति की विशेषता। अब शॉर्ट में अगर फिर से मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो रांके की इतिहास की क्या विशेषता है? पहला, तथ्यों की स्वतंत्रता और प्रधानता पर बल। फिर से समराइज कर दूं, रांके की इतिहास की विशेषता, इतिहास की विशेषताएं। पहला, तथ्यों की स्वतंत्रता और प्रधानता पर बल। वह प्रधानता पर बल। दूसरा है मतलब इस प्रधानता के आधार पर वो ये मानते हैं कि हम वस्तुनिष्ठ जो संविधान है वो वो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसकी रचना कर सकते हैं। यानी तथ्यों की स्वतंत्रता व प्रधानता पर बल, और इस पर आधारित वो क्या कल्पना या क्या दावा करते हैं कि हम वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख सकते हैं। हालांकि इसके दावे पर बाद में प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया कि रांके बेसिकली वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने का दावा ही करते थे, एक्चुअल में वैसा वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख नहीं पाए। एक इनकी आलोचना ये की जाती है कि रांके के इतिहास में राजनीतिक इतिहास पर ज्यादा बल दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आपके कलात्मक, एस्थेटिक एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। केवल राजनीतिक इतिहास पर बल दिया गया है, राजनीतिक इतिहास पर बल दिया है। ये इनकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। और तीसरी है कि रांके के जो राजनीतिक विचार हैं वो बड़े रूढ़िवादी थे। राजनीतिक इतिहास पर बल के साथ आप ये कर सकते हो कि धार्मिक, सामाजिक, सारे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, कलात्मक, ये सारे एस्पेक्ट इन्होंने इग्नोर कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, इन पे ज़्यादा बल नहीं दिया है। तीसरा, इनके जो राजनीतिक विचार हैं ये बड़े रूढ़िवादी राजनीतिक विचार थे। रूढ़िवादी राजनीतिक विचार, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी विरोध किया। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल थॉट थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, और फ्रेटर्निटी, जिस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन बेस्ड थी, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी इन्होंने विरोध किया। तो इनके राजनीतिक विचार बड़े रूढ़िवादी थे, लेकिन ये इतिहास में व्यक्तित्व की भूमिका को मानते थे। और उनके अनुसार इतिहास में निर्णायक जो कारक है वो क्रियाशील मनुष्य होता है।
इतिहास में व्यक्तित्व की भूमिका व्यक्तित्व की भूमिका को मानते थे और इतिहास में क्रियाशील मनुष्य निर्णायक भूमिका होती है। क्रियाशील जो मनुष्य है इसकी निर्णायक भूमिका या निर्णायक कारक होता है। हालांकि जब वो ये कहते हैं कि इतिहास से ईश्वर के जो प्रयोजन है उनको प्रकट करने का एक माध्यम है, तो वहाँ पर ये क्रियाशील मनुष्य वाली भूमिका थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी लगती है। लेकिन अपने को इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है कि रांके ने दोनों चीज़ें कही हैं। तो बेसिकली रांके की ये हिस्टोरियोग्राफी की जो इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं हैं। ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार आता है कि इतिहासकार का कार्य है जैसा है वैसा दिखाना। ये किसने कहा था? रांके। सबसे ज्यादा आपको यही याद रखना है। और इतिहास के ये कोलंबस थे। अब हम रांके की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्योंकि कई बार इस तरह से आ जाता है कि इनमें से कौन सी रांके की रचना नहीं है, या कुछ बुक्स को सुमेलित करने वाली कि चार राइटर्स और चार बुक्स दे दें, इनको सुमेलित कीजिए। तो वहाँ पर अगर हमारे पास फैक्चुअल डिटेल होंगी तभी हम उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो पुस्तकें रांके की पुस्तकें हालांकि रांके जीवन के अंतिम स्टेज तक 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने विश्व इतिहास लिखना शुरू किया था। काफ़ी जीवन की बिगनिंग से लेकर अंत तक ये इतिहास लेखन में लगे रहे। इनकी जो पहली पुस्तक है वो है हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशन फ्रॉम 1494 टू 1514। हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक। ट्यूटोनिक का मतलब है पर्टेनिंग टू द जर्मन ओरिजिन। जर्मन मान सकते हैं इसमें। कई बार इसको हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड जर्मन पीपल भी आता है। तो हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस में जर्मनी, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड ये सारे शामिल हैं जो बेसिकली जर्मेनिक ओरिजिन के लोग हैं। हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस फ्रॉम 1494 टू 1514, यानी 1494 से 1514 तक ये इनकी प्रथम रचना थी। और इसकी रचना का वर्ष 1823 ईस्वी इनकी 23 ईस्वी में ये पुस्तक रची गई। इसका दूसरा नाम हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड जर्मन पीपल भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों नाम इसके हैं। दूसरी जो इनकी किताब है वो है हिस्ट्री ऑफ पॉप्स। ये 3 वॉल्यूम में आई थी। हिस्ट्री ऑफ पॉप्स यानी पॉप का जो इतिहास है। अ, ये द हिस्ट्री ऑफ पॉप से 1834 से 36 के बीच में आई और 3 वॉल्यूम में आई थी। 1834 से 36 के बीच में, और इसके 3 खंड थे। और इन 3 खंडों में द पॉप्स ऑफ रोम और देयर चर्च एंड स्टेट इन 16th एंड 17th सेंचुरी, ये दो इन 3 खंडों में एक प्रमुख पुस्तकों के नाम भी थे। एक है द जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार के समय जर्मन इतिहास। एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन 1839 टू 1843 तक ये किताब
लिखी गई। और अगली किताब है द नाइन बुक्स ऑफ प्रूसियन हिस्ट्री। द नाइन बुक्स ऑफ प्रूसियन हिस्ट्री। जो ये जो रचना है 1847-48 में ये लिखी गई थी, 1847 48 के आसपास की। अगली जो किताब है इनकी महत्वपूर्ण हिस्ट्री ऑफ फ्रांस है। ऑफ फ्रांस। अगली इनकी जो किताब हालांकि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जो टिप्पणी की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो पुस्तक है द ओरिजिन्स ऑफ द वार्स ऑफ द रेवोल्यूशन। द ओरिजिन्स ऑफ द वार्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ये फ्रांस की राज्य क्रांति पर है। और इसमें इनकी फ्रांस की क्रांति पर जो टिप्पणी है वो बड़ी विवादित है। फ्रांस की क्रांति की इन्होंने आलोचना की है। फ्रांस की क्रांति की आलोचना, ये इनकी अवधारणा से संबंधित भी एक अच्छा प्रश्न है कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि रांके ने फ्रांस की क्रांति का समर्थन किया। आप देखोगे वैज्ञानिक इतिहास का लेखक है तो क्रांति का समर्थक तो होगा ही नहीं। उन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति का विरोध किया, कोई समर्थन नहीं किया। इसके अलावा हार्डेनबर्ग इनका जो अगली रचना थी। हार्डेनबर्ग, ये इनकी अगली रचना है। फिर अगली इनकी पुस्तक है द ओटोमन एंड द स्पेनिश एम्पायर्स इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। द ओटोमन एंड द स्पेनिश एम्पायर्स इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। इनकी अन्य जो प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा रांके ने जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिव्यू के संपादक भी रहे। इसके अलावा रांके ने बर्लिन विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट सेमिनार की भी 1883 में शुरुआत की। रांके ने विश्वविद्यालय में इतिहास को एक व्यवस्थित विषय के रूप में शुरुआत करने की क्रेडिट भी की जाती है। ये एक भी इम्पोर्टेंट है कि विश्वविद्यालय में इतिहास विषय को एक व्यवस्थित तरीके से इसका सिलेबस और एक वैज्ञानिक तरीके से इसके अध्ययन की शुरुआत का क्रेडिट भी रांके को दिया जाता है। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में इतिहास लेखन की जो रांके की पद्धति है उसको 1848 में 1848 में अडॉप्ट किया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो एक तरीके से ये वैज्ञानिक इतिहास के जर्मनी और पूरी दुनिया में ये इंट्रोड्यूसर माने जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो इनकी हम क्रिटिसिज्म करें, खास तौर पर इनके तथ्यों पर इन्होंने जो लिखा है, तथ्यों पर अत्यधिक बल दिया है, उसके ऊपर EH कार की एक टिप्पणी है। वो मैं ज़रूर आपको पढ़ के बताना चाहूँगा कि EH कार जो है ये रांके को झूठ का दिखावा करने वाले या इस तरह का इतिहासकार मानते हैं। और वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि पूर्व काल के सभी तथ्य सभी युगों के लिए एक जैसे हों। यहाँ व्याख्या वाली बात आ जाती है। रंग के तथ्यों पर बल देते हैं, EH कार व्याख्या पर बल देते हैं। तो EH कार ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि पूर्व काल के सभी तथ्य सभी युगों के लिए एक जैसे हों। प्रत्येक इतिहासकार के लिए उसका मूल्य एवं अर्थ अपने समय और इसकी परिस्थितियों के अनुसार होता है। रांके के विपरीत EH कार कहते हैं कि प्रत्येक इतिहासकार के लिए तथ्य का अर्थ समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए केवल तथ्यों के आधार पर आप ये सोचें कि आपने वैज्ञानिक इतिहास लिख दिया है तो यह है एक छलावा,
या दिखावा है, ऐसा कहना है E.H. कार का। बेसिकली ये रांके का हिस्टोरियोग्राफी और उसकी वैज्ञानिक इतिहास पे एक क्लास थी। बहुत छोटा टॉपिक है। लास्ट में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। इतिहासकार का कार्य है जैसा था वैसा दर्शाना। इसका कथन है रांके का कथन। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर कभी मिलते हैं। थैंक यू।